पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अब हरे एटम बम का बटन अपनी ग्रिप में ले लिया है। दरअसल पाकिस्तान में एटॉमिक प्रोग्राम या एटम बमों का जिम्मा कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड के पास होता है। मुनीर ने पाकिस्तानी संसद से नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड के कमांडर की तैनाती बिना अपनी रिकमेंडेशन के नहीं होने का कानून बनवा लिया है, जिसका सीधा सा मतलब है पाकिस्तान के एटम बम का बटन मुनीर के हाथ में हो जाए। ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया के सिर पर एटमी खतरा मंडराने लगा। देखिए पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। आसिम मुनीर ने अपनी महत्वाकांक्षाओं की वेदी पर पहले अवाम की कुर्बानी दी, भारत से झड़प की और खुद फील्ड मार्शल बन बैठा। अब मुनीर ने अपनी अति महत्वाकांक्षा के लिए पूरा पाकिस्तान कुर्बान करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। मुनीर ने पाकिस्तानी संसद से अपने लिए ऐसा कानून पास करा लिया है कि अब उसकी ताकत को पाकिस्तान में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मुनीर ने डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 पास करवाकर पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को अपनी ग्रिप में ले लिया है। मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF तो पिछले नवंबर में ही बन गया था। अब उसने इन सेनाओं में तैनाती, हटाना, रिटायर करने समेत फौजों की स्ट्रेटेजिक कमान भी अपने हाथ में ले ली है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर CDF की पोस्ट पर हैं, साथ ही परमाणु कमांड ढांचे से जुड़े मामलों में वरिष्ठ सैन्य सलाहकार की भूमिका निभाता है। पाकिस्तान के एटम बम का बटन अपने काबू में रखने के लिए मुनीर ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड नाम से एक नया पद भी बनवा दिया है, जो सीधे तौर पर पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। नेशनल स्ट्रेटजिक कमांडर की पोस्ट पर तैनाती पाकिस्तान का PM करेगा, लेकिन उसके लिए भी CDF की रिकमेंडेशन जरूरी होगी। यानी अब पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस के साथ ही साथ पाकिस्तान का एटॉमिक बटन मुनीर की मुट्ठी में आ चुका है। जबकि कट्टर गैंग ने पाकिस्तानी अवाम को भारत विरोध में उलझा रखा है। मुनीर के राज में पाकिस्तान का बंटाधार किस तरह हुआ, उसे इस तरह समझा जा सकता है कि पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जितनी मिलिटेंसी बढ़ी उतना कभी नहीं रही। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जितनी खराब मुनीर के रेजिम में हुई उतनी खराब कभी नहीं थी। पाकिस्तानी आवाम के पास खाने को निवाला नहीं है, लेकिन मुनीर जनता के लिए स्कीम्स बनवाने से ज्यादा तरजीह खुद को पाकिस्तान का भाग्य विधाता बनाने पर दे रहा है। खुद पाकिस्तानियों का दावा है कि स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाली पाकिस्तानी जेनजी मुनीरों के खिलाफ भरी पड़ी है। उनका ब्रेन वॉश करवाने के लिए मुनीर ने अपनी फौज के गुर्गों को लगा रखा है, ताकि वो भारत के विकास और भारतीय नेताओं का नाम ले लेकर मुनीरों के कॉलर पढ़ने की सोच भी न सके। अपने ही मुल्क में आसिम मुनीर को अपनी जान का डर सता रहा है। शायद यही वजह है कि वो खुद को अदालतों, संविधान और न्याय व्यवस्था से इतना ऊपर उठाने की कोशिश में लगा हुआ है कि मरते दम तक उसके गुनाहों का हिसाब कम से कम पाकिस्तान में तो कोई न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। पाकिस्तान कश्मीर और आतंकवाद का नैरेटिव लेकर दुनिया के सामने घूमता रहा, लेकिन अमेरिका के बाद अब पोलैंड ने भारत के पक्ष में खड़े होकर उससे आईना दिखा दिया। भारत की लगातार बढ़ती साख से पाकिस्तान छाती पीट रहा है। अब पाकिस्तान को कौन समझाए कि दुनिया में दबदबा दावों से नहीं भरोसे से बनता, और कैसे भरोसे की रेस में भारत काफी आगे निकल गया और पाकिस्तान पीछे छूट गया, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत की बढ़ती ग्लोबल ताकत ने पाकिस्तान की कूटनीतिक बेचैनी बढ़ा दी है। एक तरफ अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते लगातार रणनीतिक अहमियत हासिल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूरोप में भी इंडिया को लेकर सहयोग और समर्थन का दायरा बढ़ रहा है। कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के बयान ने पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद तो पहले ही उड़ा दी थी। अब पोलैंड ने भी पाकिस्तान के उस नैरेटिव को जोरदार झटका दिया है, जिसके सहारे वो दुनिया के सामने कश्मीर और आतंकवाद का अपना एजेंडा चलाता रहा है। And on the question of terrorism, we are on your side because we are victim of terrorism. Of course, we cannot compare because the terrorist attack committed on the East Indian Sea in the past years, including in Kashmir in 2025, were terrible. Nothing comparable happened in Poland. But we are on your side, and our voices, we said openly, we support your right to pursue terrorists everywhere they go. दुनिया भारत के साथ रिश्ते मजबूत कर रही है और उसकी ग्लोबल पहुंच भी बढ़ रही है, और उसके साथ ही बढ़ रही है पाकिस्तान की बेचैनी।
भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव के सामने पाकिस्तान का कद बौना पड़ गया है। फ्लॉप फॉरेन पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान की अवाम अपने नकारे हुक्मरानों पर लानत मलानत भेज रही है। तेजी से आगे बढ़ता हिंदुस्तान अब पाकिस्तान की आंखों में चुभने लगा है। आजादी के बाद पाकिस्तान ने आतंक का रास्ता चुना, लेकिन भारत ने विकास और देश की जनता का भला चुना। यही वजह है कि भारत अब विकसित देशों की कतार में जगह बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान की पहचान आज भी कटोरा मुल्क ही है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ तकनीकी और सामरिक ताकत के रूप में तेजी से उभर रहा है। वहीं पाकिस्तान गंभीर आर्थिक बदहाली, भारी कर्ज और आंतरिक अस्थिरता के कारण लगातार पिछड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा पर योगी फोर्स का बड़ा शिकंजा कसने जा रहा है। दुबई से बैठकर शारिक साठा ने जिस तरह हिंसा की साजिश रची, अपने गुर्गों को हथियार प्रोवाइड करवाए और फायरिंग करवाई, उन गुनाहों की सजा का वक्त आ रहा है। तकरीबन 70 आपराधिक मामलों में भगोड़ा शारिक साठा को पकड़ने के लिए संभल पुलिस ने सीबीआई की मदद से अब इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। साल 2020 से फरार शारिक साठा पर योगी का ये इंटरनेशनल शिकंजा उसके गुनाहों पर कैसे आखिरी हथौड़ा साबित होगा, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। अब बच नहीं पाएगा संभल हिंसा का मास्टरमाइंड। शारिक के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस। साठा के खिलाफ कस गया इंटरनेशनल शिकंजा। डेढ़ से पौने 2 साल का वक्त हो चुका, लेकिन संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा यूपी पुलिस के शिकंजे से दूर है। इस लंबे वक्त ने दुबई में बैठे शारिक साठा को बेफिक्र कर दिया है। वो खुद को दुबई में महफूज समझ रहा है, लेकिन अब जल्द ही शारिक साठा हिंदुस्तान की जेल की सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि शारिक साठा के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। ये देखिए 24 नवंबर 24 में जो संभल हिंसा हुई थी, उसका जो मुख्य साजिशकर्ता शारिक साठा जो अभी फरार चल रहा है, उसकी अरेस्टिंग के लिए संभल पुलिस के द्वारा अभी तक व्यापक प्रयास जो है किए जा रहे हैं, जिसके क्रम में उसके विरुद्ध NBW व 8083 की कार्रवाई वो संपादित की गई है। इसी के क्रम में अभी अरेस्ट ना हो पाने के कारण इसमें सीबीआई के माध्यम से इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस वो जो है विधिक रूप से वो जारी कराया गया है। और इस जो भी कंट्रीज जो इंटरपोल में है, उनके पास ये अधिकार होगा कि जहां भी ट्रांजिट में या अन्य कारण से अगर ये कहीं शारिक साठा पाया जाता है तो उसकी इंटरनेशनल लॉज के अनुसार उसकी अरेस्टिंग सुनिश्चित कराई जाएगा। आपको बता दें कि इंटरपोल में जो भी देश हैं, उनके पास ये अधिकार होगा कि जहां भी शारिक साठा पाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाए। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी एजेंसी और यूपी पुलिस की जो भी एजेंसी हैं, वो सभी इसमें शिद्दत से लगी हुई हैं। खासकर संभल पुलिस तो शारिक साठा की गिरफ्तारी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। वो चाहती है कि शारिक साठा की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जा सके। अब इस मामले में संभल पुलिस ने सीबीआई के जरिए इंटरपोल की भी मदद ली है। भारत के साथ 48 देशों की प्रत्यर्पण संधि है और 12 देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्थाएं हैं। जैसा कि बताया जाता है कि शारिक साठा फिलहाल दुबई में हो सकता है और दुबई संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा है। भारत और यूएई के बीच प्रत्यर्पण संधि 25 अक्टूबर 1999 को हस्ताक्षरित हुई थी और 30 मई साल 2000 से प्रभावी हुई। लिहाजा शारिक साठा के लिए अब दुबई सेफ हेवन नहीं रहा। उसे किसी भी वक्त भारत लाया जा सकता है। रेड कॉर्नर नोटिस के जरिए यूएई के किसी भी शहर या दुबई में सबसे पहले शारिक साठा की लोकेशन ट्रेस की जाएगी और उसे अस्थायी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा और फिर औपचारिक प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की जाएगी। शारिक साठा साल 2020 में ही फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई भाग गया था। शारिक साठा पर
69 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर सारिक साठा का नाम सामने आने के बाद सारिक साठा के गुनाह और संगीन हो चुके हैं। सारिक साठा पर आरोप है कि दुबई में बैठकर संभल में हिंसा की साजिश सारिक साठा ने ही रची थी। जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने की योजना सारिक साठा ने ही बनाई थी। अपने गुर्गों मुल्ला अफरोज, गुलाम और वारिस को सारिक साठा ने ही हिंसा भड़काने के निर्देश दिए थे। सारिक साठा के गुर्गों की फायरिंग में ही 4 लोगों की मौत हुई थी। हिंसा के लिए पाकिस्तान और अमेरिकी मेड कारतूस और हथियार सारिक साठा ने ही सप्लाई करवाए थे। संभल के दीपसराय इलाके में सारिक साठा का घर है। ये वही इलाका है जहां AQIS यानी अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट का चीफ आतंकवादी आसिम उमर रहता था। उमर को अमेरिका ने अफगानिस्तान में ही 23 सितंबर 2019 को एक जॉइंट अफगानी सेना के छापे में ड्रोन अटैक के दौरान मार गिराया था। सोचिए संभल के खून में कितना आतंक था। बताया जाता है कि सारिक साठा के पिता मुंबई में इस्लामिक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, लेकिन सारिक साठा ने कक्षा 8 तक पढ़ाई की और स्कूल छोड़ दिया और फिर ट्रक में हेल्पर के तौर पर नौकरी करने लगा। साल 1996 में सारिक साठा दिल्ली आया। दिल्ली में उसने ड्राइवर का काम किया। बताया जाता है कि दिल्ली में रूट नंबर 19 पर सारिक साठा ने ब्लू लाइन बस में ड्राइवरी का काम किया। इसी दौरान वो एक आरोपी नूर अब्दुल हमीद के संपर्क में आया और फिर घरों में चोरी, डकैती और माल से भरे ट्रकों की चोरी करने लगा और धीरे धीरे देश भर में चोरी के कमर्शियल वाहनों का वो सबसे बड़ा सौदागर बन गया। सारिक साठा ने अपने गिरोह में मेरठ और संभल के कई लोगों को भर्ती किया और देश भर में अपने गिरोह को फैला दिया। सारिक का वाहन चोर गिरोह बेहद हाईटेक था। वाहनों की चोरी में हैकिंग से लेकर बेहोशी के लिए नशीले पदार्थों का इस्तेमाल तक होता था। इसके साथ साथ सारिक साठा का गिरोह अवैध हथियारों की तस्करी में भी शामिल था। सारिक पहली बार 1999 में जेल गया और 2003 तक सारिक साठा पर 50 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हो गए। वाहन चोरी से लेकर अवैध हथियारों की तस्करी और जाली नोटों के कारोबार में मोस्ट वांटेड सारिक साठा ने हुसैन नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और 2020 में दुबई भाग गया। दुबई जाने के बाद सारिक पाकिस्तान ISI के रिटायर्ड अफसरों और सेना के कुछ रिटायर्ड अफसरों के संपर्क में आया, जिसके बाद वो अंडरवर्ल्ड की डी कंपनी से जुड़ गया। लेकिन सारिक साठा का नाम तब इस देश में सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया जब संभल पुलिस के हत्थे चढ़े गुलाम शाह ने खुलासा किया कि दुबई में बैठे बड़े हथियार सप्लाई और हवाला ऑपरेटर सारिक साठा ने संभल हिंसा में बड़ी भूमिका निभाई। गुलाम शाह ने बताया कि हिंसा से एक दिन पहले संभल से एक फोन कॉल दुबई में बैठे सारिक साठा को किया गया था और संभल के हालात के बारे में बताया गया था। सारिक साठा के कई गुर्गे संभल में मौजूद थे। सारिक साठा ने अपने गुर्गों को हथियार सप्लाई करने को कहा था और कहा था कि सर्वे किसी भी सूरत हाल में नहीं होना चाहिए, और वही हुआ। 24 नवंबर को जब हिंसा हुई तो भीड़ में गोलियां चली। मकसद बड़ा था, लेकिन योगी की पुलिस ने सारिक साठा के मकसद को कामयाब नहीं होने दिया और अब सारिक साठा को मिट्टी में मिलाने की तैयारी चल रही है। इसी साल जनवरी में संभल के नखासा थाना क्षेत्र के दीपासराय मोहल्ले में बने सारिक साठा के मकान पर मुनादी करा के ढोल नगाड़ों के साथ कुर्की की कार्रवाई की गई थी। अदालत ने सारिक साठा को भगोड़ा घोषित किए जाने और लगातार पेश न होने पर BNS की धारा 84 के तहत यह कार्रवाई की थी। विदेशी सरजमी में बैठकर सारिक साठा लगातार अपने नेटवर्क को मजबूत करता रहा। इसी साल जनवरी में
दिल्ली के क्राइम ब्रांच ने दुबई से ऑपरेट होने वाले इंटरनेशनल वाहन चोरी के सिंडिकेट का पर्दाफाश किया था। सारिक साठा का सिंडिकेट दिल्ली एनसीआर के इलाकों से लग्जरी कारें चुराता था और फिर उन्हें नॉर्थ ईस्ट में फर्जी रजिस्ट्रेशन के साथ बेचता था। इस सिंडिकेट में संभल हिंसा के मास्टरमाइंड सारिक साठा के भतीजे आमिर पाशा और चोरी की कार को बेचने और ठिकाने लगाने वाले नॉर्थ ईस्ट के जुम्मा खान की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस ने सारिक साठा के सिंडिकेट से जुड़े तकरीबन 8 लोगों को गिरफ्तार किया था और 15 चोरी की गई लग्जरी कारें बरामद की थी। लेकिन उस गिरफ्तारी में जुम्मा खान बेहद अहम कड़ी था, क्योंकि चोरी की कारों को खरीदने और बेचने का पूरा नेटवर्क जुम्मा खान के जिम्मे ही था। जुम्मा खान ने पुलिस की पूछताछ में बताया था कि वो 2010 में दिल्ली के फतेहपुरी मस्जिद के पास एक मदरसे में पढ़ता था। उस दौरान वो एक मोटरसाइकिल चोरी के मामले में गिरफ्तार हुआ था और तिहाड़ जेल में रहा था। जेल में उसकी मुलाकात अरकान से हुई, जिसके बाद वो सारिक साठा और उसके भतीजे आमिर पाशा के संपर्क में आया। इसके बाद उसने उनके लिए चोरी की गई गाड़ियों को नॉर्थ ईस्ट में बेचना शुरू कर दिया। पुलिस का कहना था कि इस सिंडिकेट ने दिल्ली एनसीआर से तकरीबन 1000 से ज्यादा गाड़ियां चुराई हैं और ये पूरा सिंडिकेट दुबई में बैठे सरगना सारिक साठा और उसके भतीजे आमिर पाशा द्वारा संचालित किया जा रहा था। लेकिन अब सारिक साठा की कहानी खत्म होने वाली है। इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस सारिक साठा को खींचकर भारत लाएगा और बहुत मुमकिन है कि उसके बाद सारिक साठा की बची हुई जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही कटेगी। संभल से विनोद मिश्रा के साथ भीष्म देवल, ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।